रायगढ़ कथक के पुनर्जागरण काल में हम पाते हैं कि महाराजा चक्रधर सिंह ने कथक के विकास के लिए अतुलनीय काम किया। उनकी भूमिका और अवदान पर अपनी बात रखते हुए रायगढ़ कथक के गुरु श्री सुनील वैष्णव। महाराजा चक्रधर सिंह जी को बहुत से लोग सही रूप में नहीं जानते हैं। वो एक आदिवासी राजा थे। उनका गोत्र भी बहुत लोग अपने इसमें लिख नहीं पाते। पोर्ते गोत्र के आदिवासी शासक थे और भारत में कोई भी इतना बड़ा राजा, खास करके आदिवासी समाज को पिछड़ा समझा जाता है, उन्होंने जो काम किया है वो आपके सामने हैं। ऐसे महान शासक थे राजा चक्रधर सिंह जी। इन्होंने जब रायगढ़ घराने की स्थापना की बात की, उस समय भवानी शंकर षडंगी जी, डॉक्टर बलदेव, कार्तिक राम जी, कल्याण दास जी, महन बरमन लाल जी, हमारे गुरु सब मिलके विस्तृत चर्चा करते थे। रामलाल जी प्रमुख सूत्रधार थे क्योंकि ज़्यादा यंग थे वो उस समय। ये विद्वानों के पास काफ़ी चीज़ें थी लेकिन सही संरक्षण देने वाला कोई नहीं था। आपस में चर्चा भी करते थे। यहाँ का गुरु भाई अतका सिखाए है राजा वाला, हमन कहा कर हुआ, चिंता करते थे इस विद्या को हम क्या करेंगे, इतना सीखे हैं। इस प्रकार की स्थिति थी। ये महाराजा चक्रधर सिंह जी का प्रताप है कि आज ये कला इस ऊंचाई पर पहुंचा। मैं रायगढ़ की 2-3 चीज़ों को आपको सुनाना चाहता हूँ। रायगढ़ की चीज़ों का जो खासियत था, चित्रात्मक, काव्यात्मक और ध्वन्यात्मक। किसी बंदिश को हम मंच पर खड़ा करें तो उसका चित्र खड़ा हो जाए। काव्यात्मक यानी उसका कविता साहित्य उसी ढंग का हो, और ध्वन्यात्मक यानी ध्वनि, जिस प्रकार ध्वनि से कोई शब्द उत्पन्न होती है ऐसा हमको सुनाई भी दे। एक रचना थी लखनऊ घराने की और उसी का जोड़ा रूप था रायगढ़ घराना, चक्रधर महाराज की रचना। तत्त्वाधिक दुंदुल झिझिकत थो थड़ंग तक थुन थुन तिगरा तिग तिग थई तथई 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 तथई। इसका शाब्दिक अर्थ देखिए मित्रों। राधा जी और भगवान श्री कृष्ण जंगल वन विहार को निकलते हैं। राधिका जी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, हे प्रिय तत्त्वा दिग्दुंदुल, हे प्रिय वो देखिए। तत्त यानी तक तक के, त्वा दृग यानी नयन, दुंदुल दो बड़े बड़े आंखों से कोई तक तक के देख रहा है। झिझक, मैं उन दो बड़े बड़े आंखों को देख के डर गई, झिझक गई। किसको देख के डरती हैं? थो थड़ंग तक थुन थुन दिखाई। हमारे संगीत शास्त्र में शब्दकोश भी बनाया गया है। थड़ंग शब्द पंछियों के ऊपर बना, अपन कई शब्द आते हैं, थड़ंग शब्द पंछियों पर है। तो एक मोर पंछी को देख के, मोर पंछी बैठा रहता है, वो किस प्रकार उड़ता है? तथई 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 तथई। महाराजा साहब ने शायद इस बात का अनुभव पहले से कर लिया था। उन्होंने एक तोप परन बनाया है जिसका आदरणीय भगवान दास जी ने अभी वर्णन किया। इसका जोड़ा रूप है ये। आज भारत में जो इधर उधर तोप छूट रहे हैं, बंदूक छूट रहे हैं, भारत के सिपाहियों को जब आदेश मिला तो एक दिन में ही हमारा भारत के वीर क्या हैं इसको दिखा दिए। इसका जोड़ा रूप आप सुनिए। दुन ये बोल है। इसका जोड़ा रूप धक धक धा धक धम धम धमकत है तू फंग धक धम धम धमकत धा। इधर उधर से जो गोला तोप छूट रहा है, इसका जवाब भारत के सिपाही कैसे दे रहे हैं? धक धक धा धक धम धम धमकत है तू फंग धक धम धम धमकत धा। कृतक धा 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 कृतक धा। एक और रचना है जिसमें तीनों चीजों का वर्णन है, चित्र, ध्वनि, काव्य।
मत्स्य श्रृंगारावली, इसके शब्दों को आप सुनिए, इसके भाव को सुनिए, अर्थ को सुनिए। तड़ाक ताक ताक घे 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 धूमक धागे दिंगन घे तगदिगन त्रकत तान धड़त मीन दे धड़न था दिंगड़ था तंगड़ था ताधा तक दिंगड़ था घे घे तिटी तगन था घे घे तिटी तगन था घे घे तिटी तगन था। इसका शब्द देखिए, मैं बता रहा हूं। देखते टे घे घे तेटे, तेटे यानी तट, ताक यानी तालाब के तट पर, ताक ताक घे 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 धूमक। जो बगुला पक्षी है वो किस प्रकार तालाब के तट पर तक रहा है। धागे दिंगन घेती के तगदिगन त्रकत तान धड़त मीन दे धड़न था तंगड़ था दिंगड़ था दिंगड़ था घेगे तिटे तगन था घेगे तिटे तगन था घेगे तिटे तगन था। ये सारे शब्दों में जान है। राजा साहब की रचनाओं को आप देखेंगे मंच पर तो आपको एकदम चित्र आँख के सामने नजर आएगा। इसी प्रकार एक दो रचना में और सुनाऊंगा। आकाश में कैसे बिजली चमकती है। धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा ता ताक तड़ तड़ दे ताकड़ तक तक ढकड़ तक तक ढकड़ तक धा दही गिड़ तक कान तक गिड़ तक गड़ 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 कान 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 कद घान गदी कन धा ता धा कान कद घान कद गदी कन धा धा कान कद घान कद गदी कन धा ता धा। कई प्रकार के शिव तांडव रचे गए हैं जो कई शब्द अपने को समझ में आते हैं। कई शब्दों का जो जाल है इस प्रकार रहता है कि संगीत के नृत्य के जानकार भी समझ नहीं पाते बहुत सी चीज़ों को। डिमकड़ी में डमरू बाजे ताथी आथी सब जग नाचे करत शुल्ल रंग श्याम मनोहर शीश गंग गंगाधर हर हर शैल सुता भ्रामांग मिसाजे सर्पमाल नित कंठ विराज। जय जय प्रलयंकर शंकर महादेव देव देव जय जय प्रलयंकर शंकर महादेव देव देव जय जय प्रलयंकर शंकर महादेव। शब्द स्पष्ट समझ में आ रहे हैं। तो राजा साहब ने कई शिव तांडव की रचना की है। कई प्रकार के लय में भी आप कर सकते हैं इसको। धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन जिनगिल थर रीटे का थर के धीमे को कुशिन्ना धीमे न गदी को दीदी कत दीदी कट तक तो तक दुम कर ध्यान तक गदी का धीमे न का धीमे न तक तक थरी 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 के थरी के थरी के थरी के थरी थरी के थरी के ता थई तत थई सही त्राम थई त्राम थई ता थई तत थई सही त्राम थई त्राम थई ता थई तत थई त्राम थई त्राम थई। भारत में नृत्य विधाओं की कला आलोचना में डॉक्टर सुनील कोठारी का नाम अग्रणी रहा है। समभाव और समावेशिता से लिखने और बोलने वालों में वे सर्वमान्य हैं। अनेक किताबों के लेखक, कई सम्मानों से अलंकृत डॉक्टर कोठारी इस समारोह के विशेष आकर्षण थे। उन्होंने अन्य नृत्यों के साथ रायगढ़ कथक पर अपने विचार रखते हुए कहा, जब तक कला प्रयोगात्मक नहीं होती है उसका विकास नहीं होता है। जब कई लोगों ने बताया कि आपने भी बताया कि नई नई चीज़ें होनी चाहिए, जैसे राजा चक्रधर जी ने तो बहुत मुझे परिमल का आप जो बता रही थी तो इतनी सुंदर संस्कृत में काव्य है कि मेरी नज़रों में चित्र आ रहा था कि जैसे भ्रमर गुजर रहा है, परिमल जैसी सुगंध आ रही है, माने जो हमारे पंचेंद्रिय है वो जागृत कर सके, इतना सुंदर आप लिखते थे। तो वो पढ़ाई करने से मुझे बड़ा अच्छा लगता था। कई लोग पूछते हैं कि आपको किनका डांस बहुत अच्छा गया, किनका डांस अच्छा नहीं लगा। तो ऐसे कि मेरे पास नहीं लगा का प्रश्न नहीं आता है। मुझे जो अच्छा है वो मुझे याद रहता है, जो ठीक नहीं हुआ तो मैं भूलना भी चाहता हूँ, पर अगर मुझे स्वयं बात करने का मौका मिले तो मैं सोचा कहूँगा कि तेरे काम ये ठीक नहीं था। मैं निश्चय रूप से आई डोंट बिलीव इन नेगेटिव क्रिटिसिज्म, आई बिलीव इन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कि क्रिटिसिज्म ऐसी होनी चाहिए ताकि उसका ताकत बढ़े, उनका आनंद बढ़े और कला को और हम आगे बढ़ाए। हमें इतनी बड़ी विरासत मिली है, मैं तो मानता हूँ कि दुनिया में इससे बढ़कर कोई कंट्री नेशन नहीं है जहाँ 8 क्लासिकल डांस फॉर्म हो। मैं जब उन दिनों में जब जाता था 1958 में, तब पता था 4 कथक, भरतनाट्यम, कथकली और मणिपुरी। इसके बाद ओडिसी देखा केरोचन महापात्र का, इसके बाद कुचिपुड़ी देखा वेदांतम सत्यम का, इसके बाद मोहिनी आट्टम देखा, इसके बाद कुड़ियाट्टम देखा, इसके बाद सत्रिय डांस देखा।
तो मैंने आसाम जाके बहुत काम किया है। आसाम के कई मठों में गया हूँ मैं, माजुली आइलैंड में, और सत्रिय डांस पर मैंने बड़ी किताब भी लिखी है। तो ये 8 फॉर्म आपको कहाँ मिलेंगे? और अगर आपने नाट्य शास्त्र का अध्ययन किया होगा तो जो रस की हम बात करते हैं तो रस सही जगह देखने को मिलता है। आप उच्चावचन नहीं कर सकते हैं, आपको जो स्वाभाविक पसंद है वो आप पसंद कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ओडिसी डांस ज़्यादा पसंद है या भरतनाट्यम ज़्यादा पसंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि मणिपुरी पसंद नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होता कि कथक अच्छा नहीं है। मैं मानता हूँ कथक तो बहुत बड़ा फॉर्म है, ये ओपन एंडेड फॉर्म है, ऊपर का अंग इतना सुंदर होता है। मैं जब उनका तत्कार भी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स का क्या फैंटेस्टिक यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स, ताल की जो समझ है, लय की बात जो कर रहे हैं, इससे एक रोमांच होता है। कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन होता है जो अमूर्त होता है, तो जो अमूर्त है वो मूर्त रूप से हमको दिखाते हैं। ये कितनी बड़ी चैलेंज है। मैं मानता हूँ कि कथक की सबसे बड़ी जो योगदान है तो अमूर्त को मूर्त करके दिखाता है। और कितने कितने कलाकारों ने जितने 8-8 घंटे 10-10 घंटे तत्कार की प्रैक्टिस करते हैं, लड़ी करते हैं, अनाहत याद करते हैं। मैंने जब मैं सोचता हूँ तो मैं विभ्रम हो जाता हूँ कि इतना सुंदर है। तो कहते हैं कि गूंगे को सपनों भयो, तो मैं बोलता हूँ मैं गूंगा नहीं हूँ, मुझे गूंगा नहीं हूँ, मैं गूंगे को सपनों बोने वाला नहीं हूँ, मुझे सपनों में मैं बताऊँगा, सपनों की बात करूँगा, रसास्वादन करूँगा। तो जब भी मैं ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस में आता हूँ तो मुझे आश्वासन मिलता है, आस्वाद मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि ये रायगढ़ घराने की सबसे धन्यवाद तो मैं उनको देना चाहता हूँ। चित्रा जी ने इतना बड़ा आयोजन आपने किया। ऐसा भी सुना कि आपने प्रस्ताव दिया है कि ऐसा परफॉर्मिंग आर्ट, मैं सुबह में आके पूछा वाइस चांसलर साहब के कि यहाँ परफॉर्मिंग आर्ट्स है या नहीं है, तो बोले नहीं है, पर उनका प्रस्ताव आया है। कि चित्रा जी ने बोला कि रायगढ़ घराना तो है ही, पर यहाँ परफॉर्मिंग आर्ट होना चाहिए। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में अगर परफॉर्मिंग आर्ट हो जाए तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद है हमारा कि आपने इतना अच्छा सोचा है। और अगर अगले सालों में यहाँ हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं बीच में गया था, भुवनेश्वर गया था, तो श्री जी हैं, उन्होंने वहाँ यूनिवर्सिटी खोली है, श्री यूनिवर्सिटी करके। तो उनका भी ये कहना है कि सपोज़ उड़ीसा में ओडिसी खिला है और कोई नहीं खिल सकता, ऐसा नहीं होता है। वहाँ भी आप जाके कथक का एग्ज़ाम लीजिए, कथक का दिखाइए, तो जितना प्रदर्शन होगा, जितना लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन होगा तो उससे बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये भी मानता हूँ कि कई दिनों से हमारा कथक केंद्र से संबंध नहीं रहा है। पिछले 3-4 सालों से हम वहाँ जा नहीं पाए हैं और कई कामों में जुड़ गए थे। तो अभी जो कथक केंद्र का जो स्थान है, कथक की संस्था है, तो वहाँ पहले तो आए थे, कार्तिक राम जी आए थे, वो डॉक्यूमेंटेशन भी, रामलाल जी तो आते रहते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन देखा है मैंने, तो वो डॉक्यूमेंटेशन की कॉपी आपको मिलनी चाहिए। कथक केंद्र की जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है यहाँ खैरागढ़ में आना चाहिए, जहाँ भी विश्वविद्यालय वहाँ, तो हर एक डिपार्टमेंट में वो अवगत होना चाहिए। मैंने सुना था कि संगीत नाटक अकेडमी का रूल ऐसा है कि आप उसके वारसदार हो तो आपको बिना संकोच हम देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे, उससे कॉपीराइट का भंग होता है। पर मैं मानता हूँ उसमें कॉपीराइट का भंग का सवाल नहीं है। आज के इतने कलाकार जो इसको ग्रहण करने के लिए उत्सुक है, उनको देना बहुत ज़रूरी है। बीच में विजय शंकर जी का श्रद्धांजलि का प्रोग्राम हुआ था बॉम्बे में, शीला मेहता ने किया था। तो उनका बेटा शंभू है, शुभ महाराज है। तो जब संगीत नाटक ने उनको मना कर दिया तो मैंने बोला कि हम पढ़े लिखे, वैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, थोड़ा ज्ञान भी मुझे है लॉ का। तो मैंने बोला कि ये बात ऐसी है कि जो अगर जो वारस है लीगल है उसको मिलना चाहिए। तो मैंने बोला कि एक तो काम कर, तो एक चिट्ठी लिख, शेखर सेन जी हमारे परम मित्र भी हैं, वो दिल के बड़े उदार भी हैं, उसमें तो एक काम कर, तो अपना एक 10 रुपये का लीगल लेटर ले ले, उस पर छापा लगवा दे एंड कहे कि यू आर ए लीगल ओनर एंड सन ऑफ विजय शंकर जी। तो उन्होंने लिया। मैंने बोला कि तू लेके वहाँ जा, फिर मैं फ़ोन करता हूँ। तो हमारी सेक्रेटरी रीटा जी घबरा गई कि क्या है सुनील भाई, ये तो लीगल लेटर लेके आया है। तो मैंने बोला इसीलिए भेजा है कि आप उनको दे दीजिए। तो उनकी जो पुरानी रचना थी विजय शंकर जी की, बहुत अच्छी थी, तो बम्बई में दिखाई थी। आई बिलीव दैट ऑल दिस मटेरियल जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कहीं ना कहीं दिखाना बहुत जरूरी है। 17 पर श्री संतोष चौबे ने अपने 5 विश्वविद्यालयों को लेकर कला के अपने विजन की बात रखते हुए भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। विज्ञान अकेला जो है वो आदमी को एकांगी बनाता है, और साहित्य और कलाएं ही हैं जो उसको समृद्ध बनाती हैं, संतुलित बनाती हैं और अपना जीवन में रास्ता खोजने का के लिए एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी देती है। तो शिक्षा की दृष्टि से भी है, लेकिन कलात्मक ऊंचाई की दृष्टि से भी
ये काम जरूर किया जाना चाहिए। ये उस तरह के उदाहरण भी थे कि कला के बारे में बात कैसे की जाएगी, कला के बारे में वक्तव्य कैसे दिए जाएंगे, और लेक्चर को अपन लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं, तो लगभग उस तरह की चीज़ थी। और अगर डिपार्टमेंट को बनने में थोड़ा समय भी लगेगा तो भी हम लोग लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन तो शुरू कर ही सकते हैं और फेलोशिप्स भी कुछ शुरू कर सकते हैं, जिससे कि ये जो डिपार्टमेंट है ये शेप ले। मैं सुनील जी को ये बताना चाहता था कि हमारा एक और विश्वविद्यालय भोपाल में है, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय इसका नाम है। वो कला के क्षेत्र में बड़ा काम करता है। शुरू से करीब 20 सालों से हम लोग वनमाली सजनपीठ के माध्यम से या उसके बाद में विश्वविद्यालय के माध्यम से फेस्टिवल्स तो करते ही हैं, लेकिन साहित्य पर बहुत ही गंभीरता के साथ और विशेषकर कहानी पर उसका उनका बड़ा काम है। कहानी के मंचन, कविता के मंचन, कविता का संगीत से अंतर्क्रिया, कहानी की नाटक से अंतर्क्रिया, ये सारे काम लगभग 25-30 सालों से करते आ रहे हैं और बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमने देश में डाला है। और आपने जो डॉक्यूमेंटेशन की बात कही उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आप देखिए कि अगर पिछले 20 वर्षों में लगभग 1990 जब ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है और वामपंथ में गिरावट शुरू होती है, वहाँ से लेके 2020 तक में कहानी आलोचना में अगर किसी ने बड़ा काम किया है तो हमारे विश्वविद्यालय ने किया है। और वो आख्यान का आंतरिक संकट नाम की एक किताब है, जो कि सारे आख्यान पर जो प्रभाव पड़ा है इसका उस पर है। और कहानी, स्वप्न और यथार्थ करके एक और डॉक्यूमेंटेशन है। तो कहानी में जो फैंटेसी और स्वप्न की बात आती है उसको लेकर भी बड़ा काम किया। इसके अलावा कविता यात्रा एक ऐसा हमारा शो है जो कि निराला नागार्जुन से लेके अभी तक के कवियों का एक तरह का ड्रामेटिक और बैले बेस्ड प्रेजेंटेशन है। तो अभी आप जब बोल रहे थे तो मुझे याद आया कि मेरा सबसे अच्छा फोटो कुमुदी लखिया के साथ है। तो हमने कुमुदी लखिया को भी बुलाया था एक बार, और बड़ा एक्सपेरिमेंटल कथक करती हैं वो, और कोरियोग्राफी की आप लोग बात कर रहे थे तो मुझे उनकी याद आ रही थी जब मैं छोटा था, और मेरा एक युवावस्था का फोटो बहुत अच्छा उनके साथ में है, तो कभी उसका भी यूज़ करेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन की परंपरा भी इस विश्वविद्यालय में है, और हम वीडियो डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं और ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं। और अभी हमने बोलियों के संरक्षण को लेकर भी एक प्रोजेक्ट लिया है, तो इथनिक और बोलियों को लेकर भी काम कर रहे हैं। मैं एक बात और आपको बताना चाहता था कि ये सब करते करते हम उस जगह पर पहुँचे, वो इस प्रकार है, मैंने जो हमारी स्थापना इस प्रकार है कि जितने भी लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं, माफ़ कीजिएगा, वो बहुत ही एलिटिस्ट स्वरूप ग्रहण कर चुके हैं। वो बड़े एलिटिज्म में फंस गए, जाके अंग्रेजियत में फंस गए, और वहाँ पूरा डोमिनेंस व्यापार और बाजार का हो गया। और ये मेरे 30 वर्षों के अनुभव से मैंने देखा कि नंबर 1, उनका भाषा और भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कार को लेके लगभग कोई दृष्टि नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उनके कोई ग्रास रूट कनेक्टिविटी भी नहीं है। मैं तो 30 वर्षों से 40 वर्षों से लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का काम करता हूँ। तो ये जो कनेक्टिविटी नहीं होने से उन सारे फेस्टिवल में से रस गायब हो गया। वो बहुत ही रूखे, रुक्ष और एक तरह से लोगों को बाहर फेंकने वाले फेस्टिवल हैं, वो समावेशी फेस्टिवल नहीं रह गए। तो हमने ये जो टैगोर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाया है, जिसमें आपको जब कभी एक बार जरूर बोलने के लिए आमंत्रित करेंगे भोपाल में, तो टैगोर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ने ये परिकल्पना बनाई कि एक और तो हमको वैश्विक होना है। एक और बात है, यदि कभी हिंदी के सामने वैश्विक होने की संभावना बनी थी तो आज हिंदी वैश्विक दरवाजे पे टकरा रही। भारत के बाहर वो 66 ऐसे विश्वविद्यालय हिंदी पढ़ाई जाती है। वो मॉस्को में है, वो यूएस में भी हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, उज्बेकिस्तान में, सब जगह। और दूसरी ओर हमने ये सोचा कि हम नीचे की ओर कनेक्ट भी करेंगे। तो पुस्तक यात्राएं निकाली गई इन विश्वविद्यालयों के द्वारा, जो 50-55 स्थानों पर गई।
और पुस्तक यात्रा एक तरह की कल्चरल यात्रा थी, जिसमें कि वहाँ के लोगों से बातचीत, वहाँ के फोक से बातचीत, वहाँ के लोगों का डॉक्यूमेंटेशन, मटेरियल, पांडुलिपि संग्रहण और एक व्यापक हलचल पूरे देश में 55 स्थानों पर ये कार्यक्रम हुए और अंततः भोपाल में मिंटो हॉल में। और फिर एक बात और है, आप ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं इसलिए आप भव्य नहीं होंगे, ये बात नहीं, आप उतने ही भव्य होंगे। आप क्यों आप मतलब ग्रामीण दिखेंगे? आप कनेक्टिविटी आपकी है, वैश्विक करेंगे और बड़ा करेंगे। तो 30 देशों के लगभग 500 कलाकार भाई साहब उसमें आए और हमने ये सारे सत्र आयोजित किए, जिसमें कि क्लासिकल भी था, फोक भी था, कहानियाँ भी थी, उपन्यास भी था, परफॉर्मिंग आर्ट्स पे भी थे। उसके पहले हमने उषा गांगुली को बुलाकर ड्रामा पर एक बड़ा फेस्टिवल वर्कशॉप किया था और लगभग सारे बड़े लोग उसमें थे। तो मैं चाहूँगा कि आप सब जो अब जुड़े हैं, अगली बार हम लोग अपने विश्वविद्यालय में कि आप सब जरूर आइए और अपन कथक पर एक उसमें जरूर फेस्टिवल करेंगे। हुमायूं कबीर नाम के एक बड़े स्कॉलर हुए हैं, अपने देश के शिक्षा मंत्री भी थे एक समय। तो हुमायूं कबीर ने इंडियन हेरिटेज नाम की एक किताब लिखी है, उसमें कथक पर एक चैप्टर है, वो सबसे प्रिय चैप्टर है कि कथक का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका कथा से क्या संबंध है, उसका कथानक से क्या संबंध है, और कैसे कथक जो है एक डिफरेंट आर्ट फॉर्म के रूप में, और वो उसको ये जो राष्ट्रीय एकता के प्रतीकों में देखते हैं। वैसा मानते हैं कि कथक का इवोल्यूशन एक तरह की राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में है और वो बहुत सारी चीज़ों को प्रस्तुत करता है। तो यूँ भी मुझे उसकी ऊर्जा बहुत पसंद है। मैं सुबह जिक्र कर रहा था कि जो होलियाँ हमने इकट्ठी की हैं उसको हमने कथक के फॉर्मेट में डांस बैले फॉर्म में बनाया, वो भी कभी आपको दिखाएंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो बस इतनी बातें कह रहा था, आप सबके आने से बहुत अच्छा लगा। ये पहला दिन बहुत ही शानदार गुजरा आप लोगों के बीच में और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। ये विश्व रंग में हमने एक भाई साहब काम किया था कि यूँ तो आप सब जानते ही हैं कि उत्तर भारत में टैगोर की पहचान उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि बंगाल में और बाकी जगहों पर है। एक्चुअली टैगोर इतने बड़े आदमी हैं कि उनके सारे एस्पेक्ट्स को देखने की बहुत ज़रूरत थी। तो हमने टैगोर की पेंटिंग्स पर केंद्रित करते हुए एक ऐसा ही बड़ा सेमिनार भोपाल में किया जिसमें 200 नवोदित पेंटर्स आए थे, उनकी एग्जीबिशन लगाई गई और हमने टैगोर का एक कैटलॉग पब्लिश किया है, तो मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ। हाइंस वेसलर वगैरह जो डेनमार्क में है, लुडविला कोगलोवा जो मॉस्को में है, और ऐसे बहुत से लोग आए। वो जब हिंदी बोलते थे तो इतना अच्छा लगता था कि यार हमारी भाषा देखो, ये रशियन बोल रहा है, ये जर्मन बोल रहा है। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जिससे कि मैं आज की बात को भी जोड़ सकता हूँ। ये है यूटा ऑस्टिन नाम की एक महिला है जो ब्रिटेन में हिंदी पढ़ाती हैं। तो यूटा ऑस्टिन ने ये कहा कि देखिए, हम तो हिंदी के प्रेमी हैं ही और हम हिंदी का विस्तार भी करना चाहते हैं, लेकिन हमारा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि भारत में हिंदी के विद्वान तो बहुत हैं, उसके प्रेमी कम हैं। तो मैं चाहता हूँ कथक के विद्वान भी हों, कथक के प्रेमी भी हों, तो कथक का परफॉर्मेंस भी हो। ये बात है। आज आप सब लोग आए, मैं बहुत आभारी हूँ। आपके आने से हम लोग को भी ऊर्जा मिली है और एक नया काम ये विभाग शुरू करेगा, ये विश्वविद्यालय शुरू करेगा। हमारा टैगोर सेंटर डेफिनेटली एक कथक पे बड़ा कार्यक्रम भोपाल में भी करना चाहेगा। आप तो जरूर आइए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गिड़